जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में घेरा बनाकर उनको अनशन से उठाया गया था, तब अभिजीत दीपके का ये बयान आया था। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। जिसको सुनने के बाद में एक बार फिर दोबारा 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने गया, क्योंकि मेरे ओपिनियन से सही जगह से इस्तीफे की मांग तो बंदे ने अब छेड़ी है। जैसे ही जंतर मंतर की दूरी 6 से 8 किलोमीटर रह गई थी, वहीं से इतना लंबा जाम लगा हुआ था कि जिस दूरी को तय करने में चंद मिनटों का टाइम लगता था, अब उसी दूरी को तय करने में घंटों लग रहे थे। उसके बाद भी 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमने अपनी गाड़ी लगाई मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में और फिर वहां से मेट्रो से चलने का प्लान बनाया। और टिकट काउंटर पर पता चला कि जंतर मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशन बंद किए हुए हैं, लेकिन उस टाइम राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन खुला था। तो हम राजीव चौक से जंतर मंतर तक के सफर पर पैदल चलने लगे। और यकीन मानना दोस्तों, जंतर मंतर पर मैंने पहले भी काफी सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन ये ऐसा प्रोटेस्ट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। क्योंकि ये जो भीड़ अभिजीत दीपके और चंद्रशेखर आजाद के आसपास दिख रही है, ये भीड़ सिर्फ 20 से 25% ही है। इससे कहीं ज्यादा लोग जंतर मंतर से लेकर सीपी और सीपी के आसपास के इलाकों में फैले पड़े हैं। और कितने ही लोग तो मेट्रो के अंदर बंद थे और कितने जाम में फंसे हुए थे। ये देखिए गाइज, इतनी डरपोक और इतनी निकम्मी सरकार है, बीच रास्ते में मेट्रो को बंद कर दिया गया है ताकि लोग जंतर मंतर पे न पहुंच पाएं। इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, मेट्रो को बीच रास्ते में बिना किसी प्लेटफॉर्म के बीच में ही रोक दिया गया है ताकि कोई पहुंच न पाए। इतनी निकम्मी सरकार है। और अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसमें लोकल यान मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्र सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम के मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। लेकिन 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट में मैंने एक चीज देखी, ये जितने भी लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे या जो अभी हो रहे हैं, ये सारे लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या फिर एजुकेशन सिस्टम के फेलियर को ठीक करने की मांग नहीं उठा रहे हैं, बल्कि देश के लोगों का 12 साल का दबा हुआ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन अब इस प्रोटेस्ट की आड़ में निकल रही है। जैसे एक बार इनके बैनर या पोस्टर पर नजर डाले तो कोई बता रहा है कि बुरे दिन ही अच्छे दिन थे, एक दिन एजुकेशन रिजाइन कर देगी और मिनिस्टर रह जाएगा, अगला PM शादीशुदा होना चाहिए ताकि वह मन की बात बीवी से करे और काम की बात जनता से। और इस वाले ने तो सच में मेरा दिल जीत लिया था। द पावर ऑफ द पीपल इज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर। काफी सारे तरह तरह के पोस्टर्स देखने को मिले थे जो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से रिलेटेड नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम से ही सवाल पूछ रहे थे और बहुत से तो मजाक भी उड़ा रहे थे। ये सब देखकर एक चीज तो अच्छे से समझ में आ गई कि जिस देश में लोगों की आवाज को दबाने के लिए सिस्टम से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक को वीपन बनाया गया, लोगों को चुप कराने के लिए, अभी उस देश में और उस देश के लोगों में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत दमखम बचा हुआ है। लोगों के अंदर से पुलिस से लेकर सीआरपीएफ से लेकर सिस्टम तक का सबका खौफ मिटता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी भीड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों की नहीं, बल्कि सबके से मेरा मतलब है देश में रहने वाले सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी, जो आज इन पर लाठी चला रहे हैं। और अब इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर मेरा मानना है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या होगा, कल को ज्यादा से ज्यादा उनकी कुर्सी पर कोई और आकर बैठ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करने से पेपर लीक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएंगी? पास्ट के इंसिडेंट को देखकर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन का मेन मोटिव था देश में एंटी करप्शन माहौल बनाना। अब क्योंकि कांग्रेस पहले से ही काफी बदनाम थी करप्शन के मामले में, तो इसलिए देश में एंटी करप्शन माहौल बनने में कामयाब भी हो पाया। लेकिन पॉइंट यह है कि साल 2014 में कोई एक दो इंसान का रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई थी। लेकिन क्या उससे देश में करप्शन खत्म हो गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद ये जो देश में पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल्स में ताला लगा है,
वह सब वापस से रीओपन हो जाएंगे। क्या किसी मंत्री के अंदर इतना गूदा है जो बीजेपी के अंदर रहकर शाखा से अपोजिट कदम उठाने का दम उठा ले? लेकिन अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो उससे सिर्फ एक चीज होगी, और वो ये है कि जिस अहंकार या तानाशाही के दम पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, बस उस गुरूर की हार हो जाएगी। और ये लोग कल को तानाशाही रवैया दिखाने से घबरा भी सकते हैं, क्योंकि कल को अगर दोबारा से इतनी भीड़ वापस से सड़कों पर उतर जाएगी तो अब की बार इनके लिए ये भीड़ हैंडल करनी इम्पॉसिबल हो जाएगी। वैसे इम्पॉसिबल तो अभी भी हो रही है। और यहाँ पर मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक कोट याद आ रहा है, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तब संसद आवारा हो जाती है। बाकी इस 20 जुलाई वाले प्रोटेस्ट में मुझे सिर्फ 2 ही एमपी का काम करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। पहले चंद्रशेखर आजाद, जो समय समय पर जाकर प्रोटेस्टर्स का हौसला बढ़ाते गए। रात में 2-2:30 बजे भी ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और 20 जुलाई को प्रोटेस्ट वाले दिन भी ये पूरे दिन उनके साथ खड़े रहे और माहौल को शांत कराने के लिए सारी कोशिशें करते रहे। और अब तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू के नीचे धरने पर ही अकेले बैठ गए हैं। और सेकंड नंबर पर आती है डिंपल यादव, जो बच्चों के लिए कदम कदम पर भीड़ में ही उनके साथ रही। इन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए स्टेज पर चढ़ने का रास्ता नहीं चुना। और खबरें तो ये भी सुनने में आई है कि डिंपल यादव ने कुछ बच्चों को पैसे भी दिए थे ताकि वो घर जा सके। मैंने आज तक किसी एमपी को इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब किया है। तो हाँ, मैं इस बात पर आपकी बात बड़ी कर देता हूँ कि इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब किया है। लेकिन हकीकत ये भी है कि भले ही इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब किया हो, लेकिन इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे टाइम स्टूडेंट्स का साथ दिया है। और 21 जुलाई को तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर ही धरना देने खड़े हो गए, और थोड़ी देर बाद ही धरने के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में भी ले लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इतने सारे नेता, एमपी, सेलिब्रिटी और वो कॉमेडियन भी आए जिनके लिए रेखा गुप्ता ने कहा था कि अपने रिस्क पर आए। उन लोगों को हिरासत में लेने की हिम्मत दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, उनको और उनकी पार्टी के नेताओं को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है। अब वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में जितने भी तानाशाह जन्मे हैं, मैंने उन सबको तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, जितनों को भी पढ़ा है उनके अंदर मैंने एक चीज कॉमन देखी है, और वो यह है कि हर दौर का तानाशाह इस भ्रम में जीता है कि उसके आसपास तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसको कोई झुका नहीं सकता, उसको कोई ललकार नहीं सकता। लेकिन जब भी किसी तानाशाह के तानाशाही का अंत आया है तो उसके लक्षण कुछ ऐसे ही शुरुआत में देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना, क्योंकि हम सभी मामलों से जुड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।